तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी के इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास में आते हैं सैम्पल पेपर की बारी। ये वाला जो सैम्पल पेपर है, ये वाला सैम्पल पेपर करके आप 48 में से 48 स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, 48 में से 48 आने ही वाले हैं, गारंटीड 100% बोल रहा हूँ। अब देखो ये बात सुन लिया, ये बात सुन करके ही आप वीडियो पर आए हो। अब आप में से क्या है, कुछ यहाँ पर कितने हैं, एक दो तरीके के स्टूडेंट आते हैं। एक तो आते हैं स्टूडेंट ए, जो कि यहाँ पर एक, जो कि आप में से बस मात्र एक या दो रहने वाले हैं, एक या दो स्टूडेंट रहने वाले हैं, जो कि क्या करेंगे, पूरे पूरे पेपर को जैसे जैसे मैं सॉल्व बोलूंगा वैसे वैसे वो उसको साथ में सॉल्व करेंगे। और जो है बचे हुए स्टूडेंट बी, जो कि 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके पास में क्या करेंगे, वो पेपर ही सॉल्व नहीं करेंगे। वो बस ये करेंगे, ये वाले पेपर को रट लेंगे, फिर रट के एग्जाम के अंदर चले जाएंगे, जो कि एग्जाम के अंदर फिर आके बोलेंगे कि सर हमारे नंबर नहीं है, आपने बताया था कि पेपर यहाँ से आएगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस दिक्कत इतनी है कि आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आने वाले। तो मेरे साथ में सॉल्व करते जाओ, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या गलतियां हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी। तो पूरा पूरा ध्यान से देखो। अगर आपको 48 आउट ऑफ 48 स्कोर करने हैं तो ध्यान से देखना, पूरी पूरी बातें मेरी ध्यान से सुनना। और ये वाली जो पीडीएफ है ये भी बताता हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो फिर ध्यान से देखो, पूरी पूरी बातें मेरी ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग जो हैं वो हैं आरबीएससी वाले स्टूडेंट। तो फिर देखो यहाँ पर जब आप आरबीएससी वाले स्टूडेंट है तो आपके पास में स्टडी मटेरियल इतना नहीं है, तो आपकी इतनी प्रिपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक ये आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आया हूँ, ये भी बहुत ही मुश्किल से मिला है मेरे को। तो सैम्पल पेपर ये मैंने खुद ने आप लोगों के लिए बनाया, तो फिर ये वाला थोड़ा ध्यान से देखो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने सीबीएसई का मैंने पहले पढ़ा दिया था, सीबीएसई वाले स्टूडेंट मेरे जितने भी थे उतने सभी के यहाँ पर जो है 90% से ऊपर थे। तो फिर देख लो यहाँ पर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को मैंने जब 90% पर ले गया, तो फिर आप लोगों को भी लेके जाऊँगा, पर उसके लिए आपको मेरे साथ में मेहनत करनी होगी। हर एक जो स्टूडेंट देख रहा है उसको मेरे साथ में मेहनत करनी होगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास में सबसे पहले जो आपके पास में देखो, यहाँ पर आपके पास में क्या रहने वाला है, 4 सेक्शन रहने वाला है। एक तो है सेक्शन ए, जो कि आपके पास में क्या रहेगा, वो रहेगा रीडिंग वाला, जिसके अंदर कि आपके पास में क्या है, वो अनसीन पैसेज रहने वाला है। और यहाँ पर सेक्शन बी है, जो कि आपके पास में किसका रहेगा, वो रहेगा राइटिंग वाला। और फिर उसके बाद में सेक्शन सी, जो कि आपके पास में है ग्रामर वाला। और जो सेक्शन डी है वो है आपके पास में आपकी टेक्स्ट बुक वाला। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो, अब ये चारों चारों सेक्शन है, तो आपको बताता हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपके पास में 2 घंटे 45 मिनट। अगर आपने स्टार्टिंग में सेक्शन ए को अटेम्प्ट किया तो फिर यहाँ पर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर ढूंढने में हो सकता है कि टाइम लग जाए। तो फिर ये ना कर करके आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन करना है, जो कि आपका सेक्शन डी है। सेक्शन डी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि वहाँ पर एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है और उसकी जो वेटेज है, मतलब उसके नंबर भी ज़्यादा है। तो वो वाला सेक्शन डी को अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया तो वो आपके वहाँ पर फायदे में रहोगे। अगर मान लो कि लास्ट में क्वेश्चन छूटता है तो इसके अंदर तो एक एक नंबर के हैं, तो एक एक नंबर के छूटेंगे, या फिर लास्ट वाले के अंदर जब 3 या 4 नंबर के छूटेंगे, खुद से सोच के देखो। तो सेक्शन डी को करना है, फिर उसके बाद में आपको सेक्शन सी वाला करना है ग्रामर का, फिर उसके बाद में सेक्शन बी करना है, देन फिर लास्ट के अंदर सेक्शन ए करना, ताकि आपका टाइम बचेगा। बहुत बहुत ज़्यादा सेव होता है इसके अंदर। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो पैसेज को, क्वेश्चन को कैसे देना है। द डिक्शनरी डिफाइंस विटामिन एज द वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन द फूड्स एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड द डिजीजेस। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज ऐसे अंडरलाइन करते हुए चलना। डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन इन 1881 एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। सो फॉर द 20 vitamins has been discovered, each of one of them perform the defined function, and the most important vitamin A, B, C and vitamin A is highly essential for the growth of the body, for the protection of skin and other delicate parts of body, and found in milk, butter। ये किस किस में निकाला जाता, मतलब मिलता है, जो कि आपका मिलता है दूध के अंदर, दही के अंदर, दूध, बटर या फिर घी, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी के अंदर मिलता है। और ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि कोड लीवर, ये सब होता है इसमें। और विटामिन ए आल्सो चेक्स इन्फेक्शन एंड कीप योर आइज हेल्थी, एंड विटामिन बी होज स्टोरेज इन द बॉडी कैन कॉजेज द डिजीज लाइक बेरी बेरी। यहाँ पर बेरी बेरी डिजीज होती है, इज मेनली फाउंड इन सीरियल्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, यीस्ट एंड द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज एन ह्यूमन मिल्क, बट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरेंज, लेमन्स, फ्रेश जूस, एंड इट डेफिनेटली कैन कॉजेज स्लेवरी। तो फिर यहाँ पर ये आपके पास में 6 क्वेश्चंस, तो फिर ध्यान से इनके आंसर देते हैं। हाउ इज द विटामिन इज यूजफुल, तो फिर यहाँ पर इसके अंदर जो आपके पास में पूछेगा कि विटामिन किस तरीके से यूजफुल है, तो फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली लाइन के अंदर ही है, यहाँ पर इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस।
डिजीजेस। तो फिर यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन इज यूजफुल फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो यहाँ पर ये लिख लेना। और फिर सेकंड वाले के अंदर है कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है ए बी सी। तो फिर ये हो गया आपके पास में आंसर नंबर 2 और ये हो गया आपके पास में आंसर नंबर 1। देन फिर उसके बाद में सेकंड वाला है कि व्हाट कॉजेज द बेरी। तो फिर यहाँ पर आपको मिला था यहाँ पर बेरी जो दिखाता है आपके पास में विटामिन बी। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर वो है यहाँ पर विटामिन बी, इसका एकदम से सही आंसर। और जो फोर्थ वाले के अंदर है कि व्हाट कैन द डेफिशिएंसी ऑफ एन दी विटामिन सी डू। तो फिर विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कर सकती है यहाँ पर, कैन कोस क्लवरी। तो फिर यहाँ पर फोर्थ वाले का जो आंसर हुआ इस क्लवरी, इसका एकदम से सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर है कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड मीनिंग अ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन है इसका आंसर। तो फिर फिफ्थ वाले का जो आंसर वो है यहाँ पे विटामिन। तो मेरे साथ में लिखते हुए चलना और मैं जो बोलूँ वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि एब्सेंट का आपको करना है, तो एब्सेंट का जो अपोजिट होगा वो होगा आपके पास में प्रेजेंट, इसका एकदम से सही आंसर है। तो देखो इतना जल्दी सॉल्व कर लोगे अगर आप मेरे साथ में ऐसे अंडरलाइन करते हुए अगर पढ़ोगे तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फिर पैसेज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपके अच्छे से नंबर आ सके। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देन फिर उसके बाद में चलते हैं पैसेज नंबर 2 के अंदर। तो अभी देखो पैसेज, देखो ये है यहाँ पर पैसेज नंबर 2। तो पैसेज नंबर 2 को क्या करोगे, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो। फिर पॉज करने के बाद में अभी यहाँ पर पॉज करो ना, अभी नहीं करना है आपको, आंसर्स देने इसके जो क्वेश्चन है इसके आंसर देने, लेकिन उससे पहले ये पैसेज रीड कर लेते हैं। तो फिर बी अवेयर ऑफ दोज हु हैव द ट्रूथ ऑफ डिविसाइज। और फिर उसके बाद में व्हेन समवन टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इज ट्रू लीव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नॉट इंक्लूड, ही कैन प्रिटेंड द फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन सेज आई जस्ट वॉन्ट 10,000 rupees on a lottery, it was a great, it took that the 10 rupees ticket back to the store and turned it to the 10,000 rupees. This guy winner right man may or may not be, and when he discovered he bought it 200 tickets and only one was the winner and he is really a big loser. तो फिर एक तरीके से इसका कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इसने 200 टिकट खरीदी और उसमें से एक टिकट के अंदर लगा तो इसको एक टिकट में आया, तो जिस वजह से इसको बिग लूजर कहा गया है। देन फिर उसके बाद में he did not say anything that was false but he deliberately omitted important information that is called the half truth. Half truth are not technically lies, but they are dishonest, untrusty, unworthy. Candidates in political campaign often uses their tactic. Let us say during the government Smith has the last term, her state lost 1 million jobs and gained 3 million jobs, and then she seeks another them, and one of her opponents run ad saying during the government they said they lost 1 million jobs, and that is the true. And however the honest statement would be during the government the state has the net 2 million jobs. तो देखो इसके अंदर कहने का मीनिंग ये है कि इसके अंदर जैसे कि हाफ ट्रूथ वाली बात करी गई है। इसके अंदर जैसे कि उसने कहा कि इसने 10,000 रुपए की लॉटरी जीती थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पर अगर उसको कह दे कि उसने 200 टिकट खरीदी थी तो फिर आप कहोगे लूजर है। वैसे इसके अंदर एक और स्टेटमेंट दिया गया कि गवर्नमेंट स्मिथ थी, उसके टाइम पर क्या हुआ 1 मिलियन जो जॉब थी वो चली गई, लेकिन उसके अंदर 1 मिलियन जॉब जाने के बाद में 3 मिलियन जॉब आई भी तो थी। लेकिन ये बात याद नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये वाला 3 मिलियन नहीं उल्टा दिखाते हैं तो फिर यहाँ पर हाफ ट्रूथ होता है। तो फिर ऐसी काफ़ी सारी स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी हमारे ये राहुल गांधी जी की, उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आलू से मैं सोना बना दूंगा, जबकि वो पूरी पूरी वीडियो नहीं है। तो ऐसी जो वीडियोज़ हैं ये होते हैं हाफ ट्रूथ, तो इनके ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करा करो, ये ब्लेम करने के काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, एक तरीके से यही काम होता है इनका। और फिर उसके बाद में ये है यहाँ पर आपका बचा हुआ पैसेज, तो इसको भी रीड करो। देन फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर जो सातों के सातों क्वेश्चन है, सातों के सातों क्वेश्चन के मेरे को आंसर दो, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का लिख के फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, जितने भी हैं सारे के सारे आंसर्स लिखो। अगर आपको अपना बढ़िया स्कोर करना है तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा, क्योंकि आपको अपने एग्जाम को फोड़ के आना है। तो फिर अच्छे से अपना स्कोर करो। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर आपके पास में आता हुआ आता है क्वेश्चन, अब राइटिंग सेक्शन आता है। देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको दिया हुआ है कि इमेजिन यू आर इन दी आरविल पार्क। देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर फिर से आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी नाम दिया हो, क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है तो उसी का नाम लिखना। अगर नाम नहीं दिया हुआ, मान लो किसी का भी नाम नहीं दिया हो, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं किसी और का नाम लिख देते हैं, राहुल लिख देंगे या फिर श्याम लिख देंगे। ये सब नहीं लिखना होता, ये सब नहीं लिखना है आपको, ये अनफेयर मीन्स माना जाएगा। आपको क्या लिखना है, ए
ABC लिख देना, बस नाम की जगह पर ABC लिख देना। और अगर एड्रेस या फिर रोल नंबर हो तो रोल नंबर के अंदर आपको लिख देना है 1 2 3 4, क्योंकि ये सबको पता है कि ये रोल नंबर किसी का भी नहीं होने वाला, तो ऐसे रोल नंबर लिख देना, अपना रोल नंबर मत लिख देना क्योंकि नंबर कटेंगे वहाँ पर। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या बातें दी हुई हैं कि रिक्वेस्टिंग हर फादर टू सेंड मनी टू बाय अ बाईसाइकिल एंड यू मे टच दिस पॉइंट्स। तो फिर यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, आपको अपने फादर को एक मैं मतलब एक तरीके से लेटर लिखना है, उसके अंदर आपको बोलना है कि पापा मेरे को साइकिल चाहिए। तो उसके अंदर आपको ये करना है कि योर स्कूल हैज़ बिन शिफ्टेड टू अ न्यू बिल्डिंग 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर टाउन। और फिर उसके बाद में नो बस इज अवेलेबल टू रीच ऑन स्कूल एट टाइम एंड नेसेसिटी ऑफ बाईसाइकिल एंड रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग मनी। तो सबसे पहले तो आपको अपने पापा को ये नहीं बोलना है कि पापा पैसे भेज दो मेरे को, ये नहीं बोलना। आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपको सबसे पहले तो पूछना है कि सर पापा घर पर सब कुछ कुशल मंगल होगा, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। पहले तो अपने बारे में बताओ, फिर उसके बाद अपने पापा के बारे में पूछो। फिर उसके बाद आपको बताना है कि मेरी स्कूल है वो 2 किलोमीटर तक शिफ्ट हो गई है, तो वहाँ पर मेरे को बस भी अवेलेबल नहीं है ना, मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच पाता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। तो उसके लिए पापा मेरे को बाईसाइकिल चाहिए, साइकिल मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको ये भी बताना है कि साइकिल क्यों ज़रूरी है। देन फिर उसके बाद में आपको ये बोलना होगा कि साइकिल से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच सकता हूं, मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने होंगे। देन फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर आपको बोलना है कि रिक्वेस्ट करनी है आपसे पापा से कि पापा पैसे भेज दीजिए ताकि मैं मेरी साइकिल नहीं खरीद सकूं। तो ये आपको इसके अंदर रिक्वेस्ट करनी है। तो इस तरीके से आपको इसका लेटर लिखना है। ये अपने नोटबुक में अभी के अभी लिखो क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर नोटबुक के अंदर इसको कंटिन्यू में लिखते रहो। देन फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला है इसी का ही आपको दोनों के दोनों करने, ये नहीं कि आप एक कर लेते हो एक छोड़ देना, नहीं, और वाले के अंदर आपको दोनों के दोनों करने, पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा और वाले में भी, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो पूरा पूरा रटा करो, पूरा पूरा किया करो ताकि आपके एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स आए। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर बोला है कि यू आर वासु राइट एंड फॉर्मल ईमेल टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दी हुई है एंड रिक्वेस्टिंग टू अरेंज द वन टाइम काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस द बोर्ड एग्जाम। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर कहा गया है कि आपको अपने प्रिंसिपल को मेल करनी है और आपको कहना है कि हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम के ऊपर एक सेशन हो जाए, काउंसलिंग हो जाए। तो फिर उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि आपके पास में क्या रहती है, वो रहती है यहाँ पर सेंडर्स, और फिर उसके बाद में रिसीवर्स, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर करके आपको अपने बारे में बताना है पहले कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस एंड वी आर गिविंग द फर्स्ट टाइम बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड सर वी हैव नॉट एनी नॉलेज अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन सो प्लीज प्रोवाइड अस इन द काउंसलिंग सेशन। तो फिर ये बात तो आपको इंक्लूड करनी है। फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज़ जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी करें और ऐसे कोई एक्सपर्ट से हमारी बात करवाएं जो कि हमारी हेल्प कर सके। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो। राइट द पैराग्राफ ऑन माय फैमिली 60 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर 60 वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, वो यहाँ पर गिनने लग जाएंगे, ए इज, इन सब को भी गिनने लग जाते हैं, इज द, ये सब नहीं गिनना है आपको क्या करना है 60 वर्ड जहाँ पर भी लिखा जाए 60 वर्ड 10 वर्ड आपको बस ये करना है कि यहाँ पर 6 लाइनें लिखनी है आपको इसके बारे में। जब कभी भी बोल दिया जाए 30 वर्ड तो आपको यहाँ पर 3 लाइनें लिखनी होती है, 3 से 4 लाइनें लिखनी होती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है 6 से 7 लाइनें लिखनी है, 6 तो मिनिमम होती हैं और 7 लाइनों से ज़्यादा मत लिखना और 6 लाइनों से कम मत लिखना, तो आपको एकदम से वर्ड लिमिट के अंदर ही रहता है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। आपको यहाँ पर एक आउटलाइन दी हुई है, उसके बेसिस पर आपको लिखना है। वन डे या वांटेड टी लाइट गैस स्टोव प्लेस्ड द केटल बॉइल्ड एडेड टी लीव्स एंड शुगर मिल्क बॉइल्ड अगेन एंड रेडी टू शिफ्ट। तो फिर यहाँ पर एक तरीके से आपको ये बताना है कि चाय बनाने के बारे में बताना है, तो इसके बारे में आपको पूरा पूरा ये चलो ये वाला जो है ना 4th वाले का सेकंड वाले का पैराग्राफ सारे के सारे जितने भी देख रहे हो ना सारे के सारे कमेंट के अंदर जल्दी से अपना अपना लिख के बताओ, हर कोई जो भी है वो देख के बताइए और करके बताइए इसे। देन फिर उसके बाद में जो यहाँ पर है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू प्रिपेयर टी, तो फिर यहाँ पर ये वाला इसके अंदर डालना है, ऐसा कैसे ही कर देना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला है, 5th वाले के अंदर आपको यहाँ पर बोला गया कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑफ, आपको एक सीन दिया हुआ है। ये सीन है आपके पास में लाइब्रेरी का सीन है, लाइब्रेरी के सीन के बारे में आपको एक पैराग्राफ बनाना है। मोस्टली क्या करोगे यहाँ पर आप क्या करते हो, स्टूडेंट क्या होते हैं वो होते हैं नेगेटिव बना देते हैं, इसे नेगेटिव नहीं बनाना आपको, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव में आपको इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक आपको लड़का दिख रहा है जिसकी कि आपको एज एस्टिमेट करनी है और यहाँ पर 2 लड़कियां दिख रही है और एक लड़का है जो कि बुक निकाल रहा है। तो आपको यहाँ पर मेनली कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टर दिख रहा है, तो चारों को इंक्लूड करना है और यहाँ पर हर एक की पॉजिटिव दिखाना है, आपको हर एक की पॉजिटिव सेंस के अंदर दिखाना है। अगर आप इनको नेगेटिव स्टोरी बनाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगी, बेनिफिट तो क्या आपके मार्क्स कटेंगे वहाँ पर, तो आपको पॉजिटिव स्टोरी दिखानी है, पॉजिटिव सेंस के अंदर लिखना है आपको इसको। देन फिर उसके बाद में आता है आपके पास में इसी का ही सेकंड पार्ट है, ग्रासेस एंड बुशेस हैव बीन ग्रोन अप इन योर स्कूल ड्यूरिंग द रेनी डेज टू चेक द स्प्रेड ऑफ एनी एपिडेमिक द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ योर स्कूल डिसाइडेड टू क्लीन द कैंपस। राइट 75 वर्ड्स इन दिस नोबल वर्क।
तो देखो आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको 75 वर्ड्स का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि आपको 7 से 8 लाइनों का इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। वो आसानी से आपको बस इतना सा लिखना होगा कि आपकी छुट्टियाँ थी, छुट्टियों के अंदर बारिश होगी, बारिश के अंदर आप लोगों के जो ग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह हो गई, तो उसके अंदर आप लोगों के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि सभी के सभी स्टूडेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। इन्वॉल्व होने के बाद में सभी ने कैंपस की क्लीनिंग करी, तो ये सब आपको इसमें लिखना होगा। तो ये आपको इसमें लिखना है, ये 5 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसको अच्छे से लिखना है। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आता है ये वाला सेक्शन। तो फिर यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 6 के अंदर मतलब सेक्शन नंबर सी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके आंसर्स आपको देने। जैसे कि मैं आंसर्स अभी मैं बोलूंगा, अब आपको करेक्ट करना है कि ये वाला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। देखो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैंने जो बोला है वो सही है गलत है। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स, यहाँ पर द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो फिर यहाँ पर मूव्स बोल रहा हूँ मैं, क्या आएगा इसका, मूव्स आएगा इसका आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर मैंने मूव्स बोल दिया, और आई हैव कंप्लीटेड या फिर आई हैज़ आएगा, तो फिर मैंने इसके अंदर हैज़ बोला है। रवि सेव्स मनी आएगा, मैंने इसके अंदर सेव्स बोला है इसका आंसर। सारे के सारे बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद में जो फोर्थ वाले के अंदर है कि द पेशेंट डाइज, क्या है इसके अंदर, डाइज एंड डॉक्टर अराइव्स, ठीक है, डॉक्टर अराइव्स। और फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि इंडिया गेट्स, यहाँ पर फिफ्थ वाले के अंदर लिख दिया मैंने इंडिया गेट्स। और लास्ट वाले के अंदर लिख दिया कि आई सॉ अ मंकी, इट वॉज, आई व्हेन आई वॉज, यहाँ पर मैंने बोला है कि वॉज आएगा। तो बताओ कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे को हर किसी के कमेंट का इंतजार रहता है, जितनी ज़्यादा कमेंट करते हो उतना ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगता है, उतना ज़्यादा मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि फालतू के आप लोग सुनते ही हो बस, और साथ में सॉल्व वगैरह कुछ भी नहीं करते हो। देन फिर उसके बाद जो आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके के क्वेश्चन है जिसके अंदर कि आपको सुटेबल वर्ड्स के फिल करना होता है। जैसे कि लॉन्ग एगो देयर वाज ए मर्चेंट जिसका नाम था एंटनी वेनिसी एंड ही वाज इन द मैनी ट्रेडिंग शिप्स, और फिर उसके बाद में आपको वर सेंट टू एन द डिस्टेंट कंट्री। तो ये है आपके पास में 2 नंबर का क्वेश्चन, और आपको इसके अंदर करना है कि लॉन्ग एगो बिफोर दे वर लिव्ड। तो फिर यहाँ पर आपको क्या आएगा, एगो आएगा, बिफोर आएगा, लास्ट आएगा। तो फिर यहाँ पर लॉन्ग बिफोर, यहाँ पर लॉन्ग एगो, एगो नहीं आएगा, बिफोर आएगा या फिर लास्ट आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास में करेक्ट जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है बिफोर, इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको इसको करेक्ट 7th वाले के पूरे पूरे आंसर्स आपको बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही करना है सब कुछ। और फिर उसके बाद में 8th वाला क्वेश्चन है, 8th वाले के अंदर आपके पास में 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट के भी मुझे आंसर चाहिए। ये लिखना कि 8th के फर्स्ट वाले का ए है, और फिर सेकंड वाले का जो है वो आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9th है। 9th वाले के अंदर आपके पास में जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना होता है, दिस को दैट कर देना होता है, दिस को दैट के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। ये कुछ बातें होती है जो कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच के कन्वर्जन के अंदर याद रखनी है। और देन फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 वाले के अंदर दिया हुआ है कि आपको सुटेबल मोडाल्स फुल करने इसमें। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर वी, यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन आएगा इसके अंदर। फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है यहाँ पर कैन, और फिर यहाँ पर मे आई सी द डॉक्टर, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सेकंड वाले का जो है वो है मे। और फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर है कि एमनी इज इन द वेरी इंटेलिजेंट, ही शुड गेट, ही कुड, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कुड। आप शुड नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी जता रहे हो। तो फिर थर्ड वाले का जो आंसर है वो आपके पास में कुड, इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर उसके बाद में जो फोर्थ वाला है, ही रन्स फास्टर, मतलब ही शुड रन फास्टर व्हेन ही वाज यंग, और ही मे, ही माइट आएगा इसका आंसर जो है फोर्थ वाले का है वो है कि माइट, इसका एकदम से सही आंसर है। और फिर उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर रीअरेंज करके आपको एक यूजफुल सेंटेंस बनाना है। तो जल्दी से इनका सेंटेंस बनाइए, 11th वाले के दोनों के सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। फिर 12th वाला है, ये टेक्स्ट बुक वाला है। तो टेक्स्ट बुक वाले के अंदर यहाँ पर है आपके पास में एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को या तो आप पढ़ लो या फिर आप डायरेक्टली इनके आंसर्स दे दिया करो। आंसर दे दोगे तो आपको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, तो पढ़ा हुआ इसके अंदर डायरेक्टली आपको आंसर देने। जैसे कि व्हाई डिड द वांडा कम टू स्कूल एलोन एंड गो होम एलोन, क्योंकि उसको सारे चिढ़ाते थे, उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, आपको पता है इसका। और फिर सेकंड वाला है कि विच गेम डिड द गर्ल्स लिटिल गर्ल्स प्ले, तो ये भी आपको पता है। इसी तरीके से आपको ये वाला शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, हु डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड वाई, तो फिर यहाँ पर आपको बता देना है कि उसको नाम बताओ पहले तो उसका, फिर उसके बाद में बता देना है ऐसा
इसलिए था क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। और फिर उसके बाद में 13th वाला है, यहाँ पर जो 4th वाला है कि प्लेस वेयर द चिल्ड्रंस गो टू एजुकेट, तो इसका जो आंसर है वो है स्कूल। इसका एकदम से सही आंसर देखो मैंने बता दिया, 4th वाले का आंसर मैंने बता दिया, सेकंड वाले का मैंने बता दिया, थर्ड वाले का मैंने बता दिया, फर्स्ट वाले का मैंने बता दिया, सारी मैंने बता दी इसकी। देन फिर उसके बाद में 13th वाले के अंदर भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर्स का मार्क कर देना। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के जल्दी जल्दी धड़ा धड़ा आंसर दे दो। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वाला भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। देखो 60 वर्ड्स के मीनिंग ये होता है, फिर से मैं बोल देता हूँ कि 6 लाइनों के अंदर या फिर 6 पॉइंट में लिख देना, कि जैसे कि पॉइंट नंबर 1 डाल के ऐसे करके, और फिर इसके बारे में लिख देना पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट्स के अंदर लिखने से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट है जो कि पूरी पूरी लाइन में भी नहीं आ रहा, फिर भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। पॉइंट से क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, तो फिर ये बात आपको याद रखनी है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है। 16th वाले के अंदर है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजर्स। आपको इसमें ये स्टेंजर दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना है, दोनों में से कोई सा भी एक्सप्लेन कर दो। और फिर उसके बाद में जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको आता है वो आसानी से एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले देखो एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये हमारे पोइट के बारे में बता देना, और बता देना कि हमारी बुक की इस पोइम में से लिया गया है। और फिर उसके बाद में इस स्टेंजा के बारे में एक्सप्लेन कर देना, और पहले तो पोइट का मूड बता देना कि इसके अंदर मूड कैसा है, और फिर उसके बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। अगर इसके अंदर कोई भी ऐसे जैसे कि राइमिंग स्कीम वगैरह हैं तो वो आपको इंक्लूड कर देनी है। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। देन फिर उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको 30 से 40 वर्ड्स के अंदर लिखना, और इनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 18th वाले के अंदर आपको कोई से भी एक का आंसर करना, जो भी आपको आता हो उन्हीं का आंसर करना। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर मैं इसका कर देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा इसका आ रहा है इसका कर देता हूँ। थोड़े थोड़े में पूरे पूरे दोनों में नंबर नहीं मिलने वाले, बस एक की नंबर मिलेंगे, तो ये बात याद रखनी है आपको। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ कि आंसर एक क्वेश्चन आपको इनमें से कोई सा देना, और इसमें से भी कोई सा एक क्वेश्चन देना। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसानी, ये वाले पार्ट्स पहले अटेम्प्ट कर लेना, और आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। कल आकर के जरूर से बताना कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम फोड़ करके आ जाना।